कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8 राशियों की तुलना। आज की क्लास में इस प्रश्नावली की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। तो आज की ये क्लास आपको ध्यान पूर्वक समझनी है, क्योंकि गणित में किसी भी प्रश्नावली को हल करने से पहले यदि आपने उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझी है तो आप उस प्रश्नावली को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। गणित में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आप कोई सी भी प्रश्नावली शुरू करो उससे पहले उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझ लो, तो आपको वो प्रश्नावली हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं राशियों की तुलना। हम क्या करते हैं, दो राशियों में तुलना करते हैं। जैसे यहाँ पर एक आदमी है और एक बच्चा है। आदमी की लंबाई 120 सेंटीमीटर है और बच्चे की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। तो हम आदमी और बच्चे की लंबाई में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर ये जो 60 का अगर हम दुगुना करें तो 120 होता है, 60 का डबल क्या होता है 120। तो हम क्या कह सकते हैं कि आदमी की लंबाई बच्चे की लंबाई की क्या है, दुगनी है, क्योंकि 60 का दुगुना 120 होता है। तो आदमी की लंबाई बच्चे की लंबाई की क्या है, दुगनी है। या यूं कह सकते हो कि बच्चे की जो लंबाई है वो आदमी की लंबाई की क्या है, आधी है, 1/2 है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं कि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और साइकिल की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इन दोनों की चाल में करेंगे तुलना। तो देखो अगर हम 20 का 3 गुना करें, तिगुना, तो कितना आता है, 60 आता है। हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि कार की चाल साइकिल की चाल की 3 गुनी है, तिगुनी है। या यूं कह सकते हैं कि साइकिल की चाल कार की चाल की 1/3 है। 1/3 मतलब 1/3 है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, राशियों की तुलना करते हैं। राशियों की तुलना करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि उनकी जो इकाई है वो आपके समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा तो यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा। इकाई आपके समान है तो आप राशियों की तुलना कर सकते हो। यदि इकाई समान नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इकाई को समान करना पड़ेगा और फिर हम राशियों की तुलना करेंगे। ठीक है। अब देखो राशियों की तुलना को हम अनुपात में भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आदमी की लंबाई अनुपात, ये चिन्ह अनुपात का है, अनुपात बच्चे की लंबाई। तो देखो हम अनुपात में इसकी तुलना कैसे करते हैं। आदमी की लंबाई कितनी, 120 सेंटीमीटर, अनुपात बच्चे की लंबाई कितनी, 60 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ठीक है, 0 से 0 भी कट गया। अब दोनों में किस संख्या का भाग जा रहा है, 6 का जा रहा है ना, 6 के पहाड़े में आते हैं दोनों। देखो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, तो बताओ अनुपात कितना आ गया, 2:1। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि आदमी की लंबाई बच्चे की लंबाई की दुगनी है। या कह सकते हैं कि बच्चे की लंबाई आदमी की लंबाई की आधी है, 1/2 है। तो इस प्रकार से हम अनुपात में इनकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है। आप जो अनुपात हैं उसको हम भाग में भी लिख के बता सकते हैं। जैसे ये ना 120 सेंटीमीटर बटा 60 सेंटीमीटर, ऐसे। अब यहाँ देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 का भाग इसमें 2 बार और 6 का भाग इसमें 1 बार, तो क्या आ गया, 2/1। इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी की लंबाई बच्चे की लंबाई की दुगनी है। ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। अब देखो इसी प्रकार हम कार की चाल अनुपात साइकिल की चाल में तुलना करते हैं। तो देखो कार की चाल कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुपात साइकिल की चाल कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कट गया, 0 से 0 भी कट गया, ठीक है ना, आपको यहाँ निशान नहीं लगाने, कट गया। अब देखो 6 में और 2 में किसका भाग जाता है, 2 का जाता है, तो 2 का भाग इसमें 3 बार
और 2 का भाग इसमें 1 बार। तो बताओ अनुपात कितना आ गया? 3:1। इसका मतलब क्या हुआ कि कार की चाल साइकिल की चाल की 3 गुनी है, या साइकिल की चाल कार की चाल की 1/3 है, 1/3 है। तो इस प्रकार से हम इनकी तुलना कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इनकी जो इकाई है वो हमेशा आपके समान होनी चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 3 किलोमीटर तथा 300 मीटर, ठीक है ना, मीटर में अनुपात बताओ, ठीक है ना, अनुपात निकालना है 3 किलोमीटर तथा 300 मीटर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि यहाँ की इकाई और यहाँ की इकाई अलग अलग है। यहाँ तो किलोमीटर है और यहाँ क्या है? मीटर। तो पहले हम इन दोनों को एक बनाएंगे, किलोमीटर को भी हम मीटर ही बना लेंगे। कैसे बनाते हैं देखो ध्यान देना। 1 किलोमीटर बराबर होता है आपके 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। तो बताओ 3 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 1 में 1000 होता है, तो 3 को 1000 से गुणा कर देंगे। तो बताओ 3 को 1000 से गुणा करते क्या आ गया? 3000 मीटर आ गया, ठीक है ना। 3 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 3000 मीटर। अब हम क्या करेंगे? 3000 मीटर अनुपात 300 मीटर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो मीटर से मीटर कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब दोनों में किसका भाग जाता है? 3 का जाता है। 3 का भाग यहाँ 10 बार जाएगा और 3 का भाग यहाँ 1 बार जाएगा। मतलब अनुपात कितना आ गया? 10:1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। समझ में आएगी बात? अब इसके बाद हम बात करते हैं तुल्य अनुपात की, कि तुल्य अनुपात क्या होता है। तुल्य अनुपात, तुल्य अनुपात, ठीक है। अब देखो तुल्य अनुपात, जैसे हमें कहा गया कि 1:2 का तुल्य अनुपात ज्ञात करो। तुल्य अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब हम तुल्य अनुपात कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो जो ये दे रखा है आपको, एक सेकंड, तो देखो 1:2 का तुल्य अनुपात ज्ञात करना। तो मैंने कहा था अनुपात को हम भिन्न में भी मतलब भाग में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको तुल्य अनुपात ज्ञात करना है तो इसके हंस और हर को समान संख्या से गुणा करना है। जैसे यहाँ 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर देंगे। तो देखो 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1:2 का तुल्य अनुपात क्या हो गया? 2:4 हो गया। जैसे यार 2:3 का तुल्य अनुपात ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? 2/3 लिख लेंगे इसको, और इसको समान संख्या से भाग और गुणा करते हैं। मतलब जैसे मान लो कि 3 से ऊपर कर दिया और 3 से नीचे कर दिया, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इसका तुल्य अनुपात कितना हो गया? 6:9 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? तुल्य अनुपात ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया? तुल्य अनुपात मतलब जो भी अनुपात दे रखा है उसको पहले भिन्न में लिख देंगे, फिर हंस व हर को समान संख्या से, चाहे कोई सी भी हो। यहाँ 3 से गुणा 3 से भाग कर सकते हो, 5 से गुणा 5 से भाग कर सकते हो। जो भी आएगा वो आपके क्या आएगा? तुल्य अनुपात आएगा, ठीक है। ये हो गया आपके तुल्य अनुपात। अब देखो इसके बाद है आपके अगला जो पॉइंट है वो है राशियों को समानुपात में रखना। राशियों को समानुपात में रखना, समानुपात में रखना। राशियों को हम क्या करेंगे? समानुपात में रखे हल करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 6 पेन 90 रुपए के आते हैं। 6 पेनों का जो मूल्य है, 6 पेनों का मूल्य कितना है? 90 रुपए। तो बताओ 15 पेनों का मूल्य क्या होगा? 15 पेनों का मूल्य क्या होगा? 6 पेन 90 रुपए के आते हैं, तो बताओ 15 पेन कितने रुपए के आएंगे? तो देखो 6 पेन कितने रुपए के आते हैं? 90 रुपए के। तो बताओ 15 पेन कितने रुपए के आएंगे? इस प्रकार से हम समानुपात में तुलना करेंगे।
तो देखो 6 पेन 90 रुपए के हैं, ठीक है। तो 15 पेन मान लो 100 रुपए के आते हैं। 15 पेन कितने रुपए के आते हैं? 100 रुपए के। अब यहाँ क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद कौन सा? 6 गुणा x बराबर मध्य पद कौन सा? 90 गुणा 15। अब देखो यहाँ में x का मान ज्ञात करना है तो 6 को हम इधर भेज देंगे। तो x बराबर 90 इंटू 15 बटा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 6 का भाग लगा देंगे इसमें, 6 एकम 6 और 6 5 30, 15 बार जाएगा। तो x बराबर, अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे, तो इन दोनों को गुणा करोगे ना तो ये 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 225। तो बताओ, देखो अगर 6 पेन 90 रुपए के आते हैं तो 15 पेन कितने रुपए के आएंगे? 225 रुपए के 15 पेन आ जाएंगे। इस प्रकार राशियों को समानुपात में रखकर उनको हल कर लिया जाता है। इसको हल करने का एक और तरीका है, जैसे यहाँ 6 पेन का मूल्य 90 रुपए है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक पेन का मूल्य निकाल लेंगे। उसको एक एक नियम बोलते हैं, एक एक नियम से। जैसे यहाँ है 6 पेन का मूल्य 90 रुपए, तो हम पहले एक पेन का मूल्य निकाल लेंगे, एक पेन का मूल्य। अब बताओ एक पेन का मूल्य कैसे? ये 90 में हम किसका भाग लगा देंगे? 6 का भाग लगा देंगे। और जब 6 का भाग लगाओगे तो ये आएगा 15 रुपये। कितना आएगा? 6 का भाग इसमें लगाओगे तो 15 रुपये आएगा। मतलब एक पेन कितने रुपए का है? 15 रुपए का। तो कितने पेन निकालने हैं? 15 पेन का मूल्य। तो हम क्या करेंगे, एक 15 रुपए का आता है तो 15 को 15 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 225 रुपये। तो इस प्रकार के सवालों को आप दो तरह से हल कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपके प्रतिशत, परसेंटेज, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रतिशत। तो देखो प्रतिशत यानी कि ये वाला चिन्ह होता है आपके प्रतिशत का, ठीक है। आपने सुना होगा जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं कि उसके 80% बना, उसके 70% बना। या आपने सुना होगा कि भारत की जनसंख्या में 70% शिक्षित है, 10% अशिक्षित है। या मैच होता है क्रिकेट मैच तो कहते हैं कि भारत के जीतने के चांस 50% है या 60% है। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में से, मतलब जो भी हम निकालेंगे वो किस में से निकालने होते हैं? 100 में से निकालने होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को किस में बदलते हैं? प्रतिशत में। जैसे 1/4 ये भिन्न है, अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम उसको क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। उसको क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसको 100 से गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो 4 का भाग लगाओ इसमें, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 20 हो गया, 4 पंजियो 20, मतलब कितना हो गया? 25% हो गया। कितना हो गया? 25%। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं 3/5। अब इस भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो 5 को गुणा करेंगे तो देखो 5 का भाग लगाएंगे इसमें, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है। अब 3 को 20 से गुणा कर देंगे तो 0 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया? ये आ गया आपके 60%। तो भिन्न को हमने किस में बदल दिया? प्रतिशत में बदल दिया। अब देखो दूसरा है दशमलव। भिन्न को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है ना। अब कैसे बदलते देखो, ध्यान देना इधर। जैसे वहां पर आया आपके, यहाँ आ गया 0.46, ठीक है, ये दशमलव भिन्न है। अब इसको हम क्या करते हैं? प्रतिशत में बदलते हैं। तो देखो भिन्न को यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो वही यहाँ पर देखो 100 से गुणा किया तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से दशमलव हटा दो, जैसे दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद 2 0 है तो नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट गया और कितना आ गया? यह आ गया आपके 46%, ठीक है ना। तो अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, और दशमलव को भिन्न में बदलना है, दशमलव को भी प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे?
100 से गुणा करेंगे। अब देखो इसका उल्टा, अगर प्रतिशत को मतलब प्रतिशत को भिन्न में वापस कैसे बदलते हैं, भिन्न में बदलना। प्रतिशत को किसमें बदलना है, भिन्न में। जैसे मान लो 60% है, ठीक है। अब इसको हमें किसमें बदलना है, भिन्न में। तो हम क्या करेंगे, जैसे देखो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखो 2 का भाग इसमें 3 बार और 2 का भाग इसमें 5 बार, तो वापस कितना आ गया, 3/5 आ गया, ठीक है ना। जैसे 25% है, 25% को भी भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से भाग करेंगे, ठीक है। देखो 25 एकम 25 और 25 चौको 100, तो कितना आ गया, 1/4 आ गया। इसी प्रकार अगर हमें 10% को किसमें बदलना है, 10 में बदलना है, ठीक है ना। प्रतिशत को किसमें बदलना है, 10 में। जैसे मान लो 46% है, ठीक है। अब इसको हमें वापस 10 में बदलना है। तो देखो पहले हमने क्या किया था, 100 से गुणा। अब हम क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे। तो देखो यहाँ 2 0 है ना, अगर 2 0 है तो इसका भाग लगाओ, तो 1 2 0 है, तो पीछे से 2 के बाद दशमलव लगा दो, 6 4 1 1 2 और ये दशमलव और यहाँ क्या लग जाएगा, तो ये आ गया 0.46। तो इस प्रकार से आप भिन्न को प्रतिशत में, दशमलव को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में और प्रतिशत को दशमलव में बदल सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको। अब देखो प्रतिशत में आपके और इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, इनको एक बार ध्यान से समझ ले, आपको प्रश्नावली में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो प्रतिशत में आपके इस प्रकार के और सवाल पूछे जाएंगे। एक सेकेंड, इस प्रकार के देखो, जैसे आ गया 200 का 5% कितना होगा, ठीक है ना। 200 का 5% कितना होगा, तो देखो कैसे हल करेंगे इसको। 200 का मतलब गुणा होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा। अब देखो मैंने कहा प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है, हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो प्रतिशत में हम क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे। तो देखो यहाँ 2 0 से 2 0 कट गई। अब 5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10 आ गया। तो 200 का 5% कितना होगा, 10 होगा। मतलब जैसे कई दुकान पे आप सामान खरीदने जाते हो, तो अगर कोई वस्तु 200 रुपए की है और वो दुकानदार कह रहा है कि उस पर 5% की छूट है, तो 5% की छूट मतलब कितने रुपए की, 10 रुपए की। तो 200 रुपए की चीज में 10 कम कर दो, आपको कितने रुपए मिल जाएगी, वो 190 रुपए में वो मिल जाएगी। समझ में आ गया। तो 200 का 5% कितना होगा, हम ऐसे निकालेंगे, जैसे 200 इंटू 5, 200 का मतलब गुणा और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग लगाते हैं, ये हो गया। अब एक इस प्रकार से आता है, किसका 5%, ये 10% 600 है, किसका 10% 600 है। अब इस प्रकार का ये सवाल नहीं है, इसका उल्टा है, किसका 10% 600 है। इसमें उत्तर दे रखा है आपके, जैसे यहाँ पूछा जाता किसका 5% 10 है, तो आप बता दोगे कि किसका 200 का 5% 10 है। तो यहाँ किसका 10% 600 है, तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं करोगे, इसकी तरह किसका, माना कि x का 10% 600 है, ऐसे कर लेंगे। मान लेंगे कि x का 10% कितना है, 600 है, तो x का की जगह क्या लिखेंगे, गुणा। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं और बराबर किसका, 600 आ जाएगा। अब हमें x का मान देखो, 0 से 0 कट गया, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम 1/10 को उधर भेज देंगे। तो देखो x बराबर 600 इंटू, अब ये 1/10 उधर जाते ही उल्टा हो जाएगा, मतलब 10/1 हो जाएगा। तो x बराबर 600 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6000।
तो किसका 10% 600 है? 6000 का 10% 600 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रतिशत में सवालों को हल करेंगे। तो यह आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए और अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करते जाइए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं मूल्य की। देखो मूल्य मतलब एक तो है आपके क्रय मूल्य, ठीक है, और एक है आपके विक्रय मूल्य। ठीक है ना, अंग्रेजी में से कहते हैं CP, शॉर्ट में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, या ऐसे भी लिखते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, अंग्रेजी में से कहते हैं SP, सेलिंग प्राइस, या ऐसे कहते हैं विक्रय मूल्य, ऐसे भी लिखते हैं। अब देखो क्रय मूल्य क्या होता है। जब हम कोई चीज दुकानदार से खरीदते हैं, जैसे मैंने ये पेन खरीदा 20 रुपए में, दुकानदार से मैंने खरीदा 20 रुपए में, तो खरीदा मैंने, इसका मतलब ये मैंने क्या किया, क्रय किया है, ये क्रय मूल्य है। 20 रुपए में खरीदा तो 20 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है। और मान लो मैंने ये पेन 25 रुपए में बेच दिया, 25 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया, तो ये 25 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य है। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो खरीदने पर जो हम पैसा देते हैं, जो मूल्य चुकाते हैं, वो तो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और जब हम वस्तु को बेचते हैं और बेचने से जो हमें पैसा प्राप्त होता है, वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर हमें लाभ और हानि होती है। क्या होता है, लाभ और हानि। अब देखो लाभ हमें कब होता है और हानि हमें कब होती है। जैसे मान लो मैंने ये पेन 20 रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, 20 रुपए में। ठीक है, और मैंने ये पेन 25 रुपए में बेच दिया, 25 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। तो मुझे बताओ लाभ होगा या हानि होगी, लाभ होगा। कितने रुपए का, 5 रुपए का, क्योंकि मैंने 20 में खरीदा था और 25 में मैंने बेच दिया, तो मुझे क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। मतलब मैं कम पैसे में उसे खरीदूं और ज्यादा पैसे में उसे बेच दूं, तो मुझे क्या होता है, लाभ होता है। अब देखो अगर आपको लाभ ज्ञात करना है तो आपके जो विक्रय मूल्य हैं वो तो बड़ा होना चाहिए और क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। विक्रय मूल्य तो बड़ा होना चाहिए और क्रय मूल्य छोटा होना चाहिए, तभी तो मुझे क्या प्राप्त होगा, लाभ। या अगर आपको लाभ ज्ञात करना है तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, इसका सूत्र हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा। अब बात करते हैं हानि की। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। अब देखो हानि, हानि क्या होगी, देखो ध्यान दो। जैसे यहां पर मैंने एक पेन, ये पेन 20 रुपए में खरीदा, ठीक है, और मैंने इस पेन को 15 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 15 में। देखो मैंने ज्यादा पैसे में खरीदा था और कम पैसे में बेच दिया, मतलब मुझे नुकसान हो गया, मुझे क्या हो गई, हानि हो गई। क्या हो gई? अगर मुझे हानि ज्ञात करनी है, हानि कब होगी, हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य तो बड़ा हो, क्रय मूल्य तो क्या हो, बड़ा, और विक्रय मूल्य क्या हो, छोटा। विक्रय मूल्य क्या है, छोटा है, तो मुझे क्या होगी, हानि होगी। समझ में आ गई कि क्रय मूल्य 20 रुपए है और विक्रय मूल्य 15 रुपए है, तो मुझे हमेशा क्या होगी, हानि होगी। अगर मुझे हानि ज्ञात करनी है तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, मुझे क्रय मूल्य में से माइनस करना पड़ेगा विक्रय मूल्य, तभी तो मुझे क्या 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 मिलेगी, हानि मिल जाएगी। तो इस तरह से लाभ और हानि आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपके, समझ में आ गया बेटा, जैसे 20 रुपए में खरीदा, 15 में बेच दिया, तो हानि हो गई 5 रुपए की। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपके लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, देखो इसके बाद आता है आपके लाभ प्रतिशत। ठीक है, आप देखो लाभ हो या फिर हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होती है। लाभ भी क्रय मूल्य के ऊपर होता है और हानि भी क्रय मूल्य के ऊपर होती है, क्योंकि जब आप
क्रय किसी वस्तु को क्रय करोगे तो उसी वस्तु पर लाभ या क्या होगी, हानि होगी। तो देखो अगर आपको लाभ होता है तो वो किसके ऊपर होगा, वो क्रय मूल्य के ऊपर होगा, क्रय मूल्य के ऊपर होगा लाभ, ठीक है। और अगर हमें प्रतिशत है तो हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है। अगर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो हानि भी आपको किसके ऊपर होगी, क्रय मूल्य के ऊपर ही होगी। तो देखो हानि ऊपर होगी किसके, क्रय मूल्य के, तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा। और प्रतिशत ज्ञात करना है, हम क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो ये तो लाभ प्रतिशत और ये हानि प्रतिशत, दोनों हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर हो। लाभ भी क्रय मूल्य के ऊपर आएगा और हानि भी क्रय मूल्य के ऊपर आएगी। तो इस प्रकार से आप लाभ और हानि ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखो अब एक थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, अनुपात को प्रतिशत में बदलना। जैसे मान लो 2:3 दे रखा है या 1:3 दे रखा है, ठीक है। अब इस अनुपात को आपको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो देखो कैसे बदलेंगे, पहले हम इसको भिन्न में लिख लेते हैं। भिन्न में देखो क्या आएगा, 1/4 और 3/4। बताओ कैसे आया, देखो 1 और 3 4 हो गए तो 1/4 आ गया, 1 और 3 4 हो गए तो 3/4 आ गया। मतलब अनुपातों का योग करते हैं, 1 और 3 4 हो गया तो 1/4 और 3/4 आ गया। अब हम इनको किस में बदलेंगे, प्रतिशत में। तो देखो अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, और इधर भी अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। तो देखो 4 का भाग लगाओ इसमें, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 2 बचते यहाँ 20 हो गया, 4 पंजियो 20, मतलब कितना आ गया, 25%, ठीक है। अब इधर देखो 4 का भाग इसमें 25 बार, और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 75 आ जाएगा। तो बताओ कितना आ गया, 25% अनुपात 75%। जैसे मान लो किसी स्कूल में पास और फेल हुए बच्चों का अनुपात 1:3 है, तो उस अनुपात को आपको प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए और कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए। तो आप उसको इस तरह से बता सकते हो। आगे समझ में, अनुपात को हम किस प्रकार से प्रतिशत में बदलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं उधार की, या उधार या शुल्क, शुल्क कह सकते हो या उधार कह सकते हो, ठीक है, उधार, ठीक है ना, या कह सकते हो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अब ब्याज के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि जब हम किसी भी साहूकार से, बैंक से पैसा उधार लेने जाते हैं तो वो जो उधार हम पैसा लेते हैं तो उसके बदले में कुछ चुकाना पड़ता है, कुछ ब्याज देना पड़ता है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले है इसमें मूलधन। मूलधन मतलब अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, और इसे पी से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, पी से। अब जब हम किसी भी साहूकार से या बैंक से हमें कोई चीज़ खरीदनी है, मान लो हमें स्कूटी खरीदनी है, अब स्कूटी खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे और बैंक से उधार लेके आएंगे। तो वो जो हम उधार लेकर आएंगे पैसा, उसे हम क्या कहेंगे, मूलधन कहेंगे। क्या कहेंगे, मूलधन। अब उसके बाद आता है आपके ब्याज, ठीक है। अब देखो ब्याज अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं, इसलिए इसे आय से प्रदर्शित करते हैं। अब बैंक से आप पैसे लेने गए, उधार लेके आए, तो बैंक आपको फालतू में एक उधार क्यों देगा, उसके बदले आपको कुछ ना कुछ वापस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे 10,000 रुपये आप बैंक से पैसे उधार लाए, अब उस 10,000 के बदले आपको बैंक को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो जो अतिरिक्त पैसा देना है आपको, वो अतिरिक्त पैसा आपको क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्याज। फिर इसके बाद आता है आपके मिश्र धन। क्या आता है, मिश्र धन। अमाउंट कहते हैं, इसलिए इसे अंग्रेजी में ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब देखो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज को जोड़कर, मूलधन और ब्याज को जोड़कर जो हम पैसा वापस लौटाते हैं वो कहलाता है मिश्र धन कहलाता है। तो देखो अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, मूलधन और मिश्र धन में कंफ्यूज हो जाते हैं।
मूलधन का मतलब उधार लिया गया पैसा, और मिश्र धन का मतलब वापस ब्याज सहित चुकाया गया पैसा क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। मान लो आपने किसी बैंक से 10,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए। अब उन 10,000 रुपये का ब्याज बन गया 2,000 रुपये, ठीक है। तो आपको मूलधन तो 10,000 था और ब्याज 2,000 बन गया, तो बैंक को वापस कितना देना पड़ेगा? ये 10,000 भी आपको देना पड़ेगा और 2,000 भी आपको देना पड़ेगा, मतलब टोटल कितना चुकाना पड़ेगा? 12,000 रुपये चुकाना पड़ेगा। तो ये 12,000 क्या हो गया? मिश्र धन हो गया, ठीक है। इसके बाद आती है दर। दर का मतलब रेट, अंग्रेजी में रेट, तो इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब दर क्या होती है? मतलब जो भी आप पैसा उधार लेते हो वो एक निश्चित दर पर आपको मिलता है। जैसे हम कहते हैं गांव में या शहरों में 2 रुपये सैकड़े, 2 रुपये सैकड़े से, 1.5 रुपये सैकड़े से, ऐसे 24% की दर से, 5% की दर से, 10% की दर से। तो वो क्या होती है? दर होती है जिसके अनुसार हमारे मूलधन पर क्या लगाया जाता है? ब्याज लगाया जाता है। इसके बाद आता है समय। समय मतलब टाइम, जिसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। अब जो भी वो पैसा लेते हैं वो हम निश्चित समय के लिए होता है, जैसे 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो समय, तो जो भी पैसा लेंगे वो निश्चित समय के लिए होता है, तो वो आपके इसमें आता है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, SP, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है मूलधन इनटू समय इनटू दर और भाग में 100। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100। अगर अंग्रेजी में शॉर्ट में लिखते हो तो SP, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, SI होगा, सॉरी, SI, सिंपल इंटरेस्ट, SI। S मतलब सिंपल, I मतलब इंटरेस्ट। सिंपल मतलब साधारण, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। SI बराबर मूलधन को क्या कहते हैं? P इंटू समय को क्या कहते हैं? T इंटू दर को क्या कहते हैं? R और भाग में 100। तो ये वाला जो सूत्र है वो आप साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए यूज करोगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बेसिक लगभग सभी पॉइंट जो है मैंने बता दिए। बाकी जब हम प्रश्न करेंगे, इसके सवाल करेंगे, तो आपको और अच्छी तरीके से सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आपको ये कितना समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक करके, कमेंट करके और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके, ठीक है। उतारो।